नमस्कार दोस्तों। और मैं भूषण भूसारी वेदांता जूनियर आईएएस से और मेरे प्लेटफॉर्म पर दोबारा सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से आईएलओ की रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वर्तमान में भारत के अंदर हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे तथ्यों को वर्तमान में प्रसारित किया है कि जिसे अभी तक हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था का ग्रो हो रहा है। और जैसे कि सरकार कहती है, अभी हम विश्व की 5वीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और 2030 के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाएंगे। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली ये फिलहाल रिपोर्ट है। मित्रों, ऐसा है कि इकोनॉमी ग्रो करे उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी का भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्या असर हो रहा है, यह बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, उस प्रोपोर्शन में जॉब प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पा रही है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इससे भी बड़ी बात यह है कि 83% लोग जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट हैं, उनके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे युवाओं का 15 से 29 एज का ये जो एज स्ट्रक्चर है, इसमें 83% युवा लगभग अनएम्प्लॉयड है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत है। तो अमृत काल में बेरोजगारी की इस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करने के बाद जो भी अमृत मंथन से निकलेगा, वो क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो आपको भविष्य में पता चलेगा। लेकिन यही आज के एपिसोड का हमारा सेंट्रल विषय होगा। तो दोस्तों, आईएलओ की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि 140 करोड़ की आबादी में महज केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में मात्र 1 करोड़ 30 से 40 लाख लोग जो है एम्प्लॉयड हैं। ये आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि हम भी केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी के लिए ही सिविल सर्विसेज के थ्रू जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सिलेबस का इस टॉपिक से रिलेशन है सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। उसके साथ साथ पेपर 3 का पूरा जितना भी सोशियो इकोनॉमिक पार्ट है, ऐसे का भी विषय होगा, करंट अफेयर्स का भी विषय होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ इकोनॉमिक ट्रेड और बैलेंस का भी इसमें जो है सब्जेक्ट आएगा। तो लगभग कई टॉपिक्स को ये वर्तमान की रिपोर्ट के साथ चर्चा का विषय हमारे जो है रिकनेक्ट करता है यूपीएससी और खासतौर से एमपीएससी के सिलेबस के साथ। तो इस पर्सपेक्टिव में इस रिपोर्ट का आकलन और उसका समराइजेशन एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा, आईएलओ की वर्तमान परिदृश्य में जो रिपोर्ट आई है, इसके तहत भारत के अंदर केवल 1 करोड़ 40 लाख लोगों के पास किसी न किसी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार की कोई जॉब है। इसका तात्पर्य हुआ कि लगभग मात्र 1 से 1.5% लोग जो है सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। बाकी बची हुई आबादी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, जहां मेहनताना या उनकी इनकम सैलरी महीने की 15,000 रुपये के आसपास घूम रही है। इसमें का लगभग 70% ईएमआई और लगभग जो है एक्सपेंडिचर जो नेसेसिटी नीड है उस पर खर्चा हो जा रहा है। तो ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता है और ना ही सेविंग के लिए। और जहां ये लोग काम करते हैं वहां का अगर भौतिक वातावरण आप देखेंगे तो बहुत ही निकृष्ट दर्जे के वातावरण के साथ इन लोगों को एडजस्ट करना होता है। दूसरी चीज, अभी अभी गिग एम्प्लॉयज के बारे में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ है जिसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आऊंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ना तो यहाँ का भौगोलिक और भौतिक वातावरण काम करने के अनुकूल होता है। दूसरा, जितना ये लोग खटते हैं
दिन में 17-18 घंटे काम करके, तो उसका मेहनताना बहुत अल्प इन्हें प्राप्त होता है। दूसरा, पेंशन, ग्रेच्युटी या इस प्रकार का कोई सोशल सिक्योरिटी का कोई भी ऑप्शंस प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन लोगों के पास नहीं है। उसके बाद अटल पेंशन योजना सरकार के द्वारा जो जारी की जा रही है, लेकिन सभी लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है और नियमों की जटिलता और पेचीदगियां इतनी भयंकर है कि कई लोग जो है इसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के साथ साथ थक हार कर अटल पेंशन योजना से तौबा करते हैं। ये भी एक तथ्य है जो कि इसके बारे में सरकार को एक उचित मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो इसी आईएलओ की रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है कि 100 नौकरियों को अगर हम एक सर्वे सैंपल के रूप में माने तो मात्र 2 लोगों को सरकारी नौकरियां इसमें मिल रही है। तो 98 लोग जो है ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत या कार्य करने को मजबूर है। इसी तरीके से भारत का ही एक नॉन गवर्नमेंटल आपको ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये जो है भारत में साधारण तौर पर ऐसी इकोनॉमिक और सोशल या सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के तहत इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन या इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में टाइम टू टाइम जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है और इनके आधार बहुत बड़े सैंपल्स होते हैं। इसके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर की एक डेटा टीम भी जुड़ी हुई है और इन्होंने भी अपने आंकड़ों को प्रस्तुत किया है, जिनके अनुसार भारत की केंद्र सरकार की कई नौकरियां या कुल नौकरियों की संख्या मात्र 35 से 40 लाख है। अब आप इमेजिन करिए कि जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वहां पर हमें किस कंपटीशन से गुजरना होगा। तो इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखकर हमें क्या करना है, उस तरीके की स्ट्रैटेजी को आत्मसात करने की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो सामान्य तौर पर कि यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 98% लोगों की महीने की कमाई या आमदनी मात्र 15 से 20 हजार के आसपास घूम रही है, जिसमें वो गरिमापूर्ण जीवन या आर्थिक संसाधनों के साथ हैप्पीनेस इंडेक्स में सुखी होने के एहसास को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। अब जहां रिसोर्सेस ही इस प्रकार से सिंक्रोनाइज हो गए हों या ट्रैप कर लिया गया हो, एक तरफ सरकारी नीतियां और दूसरी तरफ जो है आपको कैपिटलिज्म का डे बाय डे होने वाला इजाफा या जनरेशन, इनका कैपिटलिस्ट ना जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आप अगर इनकम की ग्रोथ रेट देखेंगे तो काफी हाई है दोस्त। और यहाँ 15 से 20 हजार की नौकरी करने के लिए लगभग 98% पॉपुलेशन जूझ रही है, जो हर महीने ईएमआई भरने के लिए पैसे का कहां से जुगाड़ करूं इस फिराक में होती है। तो आर्थिक तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन सा हमारे देश के अंदर आ चुका है। इसके बाद एक और है, इसी को कहा गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ताकि पैसा जो है आपको सुखी होने का एहसास करवाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। ना स्वयं की ना अपने परिवार के सदस्यों की कुछ ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी सी कि चलो एक आध हिल स्टेशन चले जाए, चिखलदरा चले जाए या ताड़ोबा चले जाए, 50-50 हजार रुपया का एक पैकेज में जाकर फैमिली के साथ 2-4 दिन घूम फिर कर आनंद लिया जाए। ये नहीं हो पा रहा है। तो इसी को गरिमापूर्ण जीवन कहते हैं कि पैसे कमाई का जो एहसास दिलाना चाहिए वो पूरी तरीके से गरीब आदमी की जिंदगी से तौबा हो चुका है दोस्तों। तो सामान्य तौर पर आर्थिक तौर पर एक फ्रस्ट्रेशन सा मिडिल क्लास लोअर इनकम ग्रुप्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर यहाँ पनप रहा है। यही कारण है, आपने देखा होगा सुसाइड के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है और पिछले 3 सालों के अंदर 52% आत्महत्याएं उन स्टूडेंट्स की हैं जिनकी उम्र जो है 17 से लेकर 21 साल के बीच में है।
तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत देश का और दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन वाला देश है, और जैसे मैंने कहा कि यहाँ यूथ में ही 15 से 29 साल की जो आबादी है, ये स्ट्रक्चर है, उसी में 83% आबादी के पास ढंग का कोई काम नहीं है कि जिसको वो परमानेंटली एज एन ऑक्यूपेशन के तौर पर स्वीकार करे और उस काम में अपने तरक्की के जो रास्ते हैं उन्हें मजबूत करके अपने जिंदगी को गौरवपूर्ण एक स्थान पर लेकर जाने की ख्वाहिश पाल सके। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है। अब यहां से दूसरा ट्रेंड शुरू हो जाता है। एक पक्ष मैंने बता दिया, दूसरा पक्ष ये है। अब दूसरा पक्ष ये है कि कुछ आत्महत्या नहीं करते, या जिनके पास थोड़ा बहुत स्किल है वो विदेशों का रुख करते हैं। अब विदेश में और भारत देश के अंदर ये जो कंट्रीवर्सी है कि यहां अगर 30,000 की कोई नौकरी कर रहा है आदमी, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका आपको शीर्षक है माइग्रेंट रिफ्यूजीज एंड सोसाइटी। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक क्रॉस कंपैरिजन बताया है कि भारत में कोई इंसान अगर 30,000 की जॉब कर रहा है और थोड़ा सा स्किल रखता है या अनस्किल्ड लेबर भी है, तो विकसित मुल्कों में या थर्ड कंट्री जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड की कंट्रियां, तो फिलीपींस हो गया, जापान तक का जितना इलाका है, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर, ताइवान, ये जो अभी एनलार्ज हुई है इकोनॉमियां, ये थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी है। यहां पर जाकर अगर काम करता है तो लगभग दुगुने से 3 गुना तक की सैलरी को यहां पर हासिल कर सकता है। अमेरिका अगर इसमें से कोई आदमी जाता है तो 4 से 98% की आमदनी में उसकी इजाफा हो जाता है। वही सऊदी अरबिया में चला जाए तो 2 से 93% के आसपास का इजाफा उसकी यहां की सैलरी की तुलना में हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश में कई स्कॉलरशिप के माध्यम से, कई रिजर्वेशन के माध्यम से ऐसे यूथ को हम तैयार कर रहे हैं, और वो अगर विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाए, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में लगभग 40% लोग स्थायी तौर पर एनआरआईज होने को तैयार हो जाते हैं। वही अगर अमेरिका चला जाए कोई आदमी, तो उसके भारत में दोबारा वापिस आने की संभावना बहुत कम है। और लगभग यही रिपोर्ट कहती है कि इसी तरीके से 47% ब्रेन ड्रेन हुआ है भारत से बाहर। और जिनके ऊपर हमने इन यूथ को जो बाहर चले गए हैं एनआरआईज के रूप में, वहां पर अब ग्रीन वीजा उनको मिल चुका है, इन लोगों पर हमने बिट्स पिलानी से, आईआईटी से, या है ना आपको टोएफल से, ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, स्पेस साइंस में हो, या साइंस रिसर्च में हो, इनके ऊपर देश ने करोड़ों रुपए खर्चा किया, लेकिन ये सेवाएं कहाँ दे रहे हैं? विदेशों में। तो भारत में एनलार्जमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेसिस को तैयार करने के लिए पिछले 40 सालों में इन युवाओं का क्या योगदान है, इस पर भी हम लोगों को विश्लेषण करना आवश्यक है। और वर्तमान में यहाँ जो भी जनरेशन रह रही है उसमें से अधिकांशतः अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे देश में कई यूथ पढ़ा लिखा ऐसा है कि जिनको ईमेल में अटैचमेंट तक करना नहीं आता। और वर्तमान में हम अगर एआई की बात कर रहे हैं तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों को ऐसे एम्प्लॉयज को तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर R&D होना चाहिए, जिसके ऊपर इस देश की इकोनॉमी महज 4 से 4.5% खर्चा कर रही है। मित्रों, तो कैसे हम लोग दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलेंगे? दूसरा परिणाम यह हो रहा है कि 98% लोगों की अगर आमदनी 15 से 20,000 महीने की हो, तो उपभोक्ता वर्ग की डिमांड खंडित हो जाती है, जिससे प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और प्रोसेसर, लगभग सारे उद्योग जो है स्टैग्नेट हो जाते हैं। इसी बात पर अर्थशास्त्री रतिन रॉय ने लिखा हुआ है कि भारत का उपभोक्ता वर्ग महज, जहां मैं अभी आपको क्लिप दिखाऊंगा,
And again, not the bottom of the pyramid, this is very important, the middle of the pyramid. At the moment it's powered by the top of the pyramid. It's a big pyramid. So there are lots of people at the top. You wouldn't look at that because you would look at things that were powering your economy. It would require someone whose business it is not to look at indicators on a quarterly basis, economists like myself, to ask, but what's this fundamental question? Why these indicators? Right from the beginning, why these indicators? Why not indicators that reflect more broad-based consumption? Right. And इससे पता चल गया होगा आपको, रतिन राय के अनुसार भारत का उपभोक्ता बाजार महज 100 मिलियन का है। 100 मिलियन का मतलब होता है 140 करोड़ में केवल 10 करोड़ लोग ऐसे हैं या 14 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास गरिमामय जीवन की जो व्याख्या मैंने पीछे बताई है वह संपादित करने के आर्थिक संसाधन है, जिसको उपभोक्ता वर्ग की श्रेणी में या कंज्यूमर क्लास के रूप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब तक इंसान की जेब में उपभोग पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो उपभोक्ता मार्केट भी इससे प्रभावित होगा। और जैसे कि रतिन राय ने कहा कि इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, इस क्लिप के तहत मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो इनके अनुसार उपभोक्ता बाजार लगभग 90 करोड़ से अधिक का है हमारे पास। तो हमारे देश में इकोनॉमी को ग्रो करने के कई चांसेस है, कई संभावनाएं हैं, लेकिन हमें यूथ पोटेंशियल को उस पर्सपेक्टिव में एक डायरेक्शन देना पड़ेगा और ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित एम्प्लॉइज को जनरेट करना पड़ेगा जो कि आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, आने वाले टेक्निकल मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन को हाथों हाथ मौकों के रूप में जो है हासिल करने में आगे आने की संभावनाएं, क्षमताएं और पोटेंशियल को ग्रहण कर सके। तो इस तरीके से उपभोक्ता बाजार जब तक नहीं बढ़ेगा, लेकिन वर्तमान ग्राहक या कमाई के जरिए और उसके संसाधनों में वृद्धि करने की जरूर आवश्यकता वर्तमान में महसूस हो रही है। तो हिंदू के कई आर्टिकलों में पिछले कई दिनों से इन्हीं बातों की चर्चा हो रही है और विश्लेषणात्मक आधार पर यहां पर हमने जिन बातों की चर्चा की है, तो इन रिपोर्ट का सारांश यह है कि वर्तमान में भारत में आर्थिक विषमता का स्तर यहां तक दोस्तों पहुंच गया है कि कुछ लोग और कुछ इंस्टीट्यूशन की रिपोर्टें कहती है कि ब्रिटिश राज में भी जितनी आर्थिक और सामाजिक विषमता इस देश में नहीं थी, उतनी जो है पिछले 75 वर्षों में क्रिएट करने के लिए अनेक जो है नीतियां और उसके साथ साथ उनका निर्धारण, उनका संचालन, बहुत सारा का सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिज्म दोषपूर्णता के साथ भरा हुआ है। लेकिन हम लोगों को निस्संदेह तौर पर आशावादी रहना चाहिए कि नीति निर्धारक इस बारे में बहुत अच्छा एक सोच रखते होंगे और कुछ चीजें जो वर्तमान में दोषपूर्ण है उसमें सुधार लाकर वर्तमान की इस दशा को सुधारने का भविष्य में जरूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।